पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 84 वर्ष की उम्र में दिल्ली में सेना के आर.एन.आर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 10 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। पिछले कई दिनों से वो कोमा में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस सरकार में कई अहम पदों पर रहे। देश के रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, आप किस तरह से याद करेंगे प्रणब दा को? हम और आप सब मिलते रहे हैं संसद भवन में, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी वो काफी बड़ी थी। खासकर कांग्रेस के लिए आप देखें तो एक संकट मोचक की भूमिका में रहे। मास्टर ड्राफ्टमैन उनको कांग्रेस में कहा जाता था। कोई भी मीटिंग हो वो प्रणब दा ही रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। उनको इतना याद भी रहता था, आपको मालूम है कि बहुत शार्प मेमोरी होती थी उनको। नेहरू के जमाने के भी जो कांग्रेस के रेजोल्यूशन थे वो सब उनको पता थे। तो बहुत ही काबिल आदमी थे और 12 बार मंत्री रहे। आप सोचिए कि एक आदमी 12 बार मंत्री रहे। 1969 में राज्यसभा में आ गए थे। उसके बाद 1973 में इंदिरा गांधी ने उनको मिनिस्टर बनाया। 82 से 84 तक वो वित्त मंत्री रहे। 80 से 85 तक लीडर ऑफ द हाउस रहे राज्यसभा में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक वो दौर भी आया था जब राजीव गांधी के साथ उनकी नहीं बनी, तो उसके बाद कांग्रेस से निकाले गए और उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। बाद में फिर दोनों में सुलह हुआ, लेकिन असली जो उनको संजीवनी है वो नरसिम्हा राव ने दिया था। 1991 में उनको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बनाया और फिर 95 में फॉरेन मिनिस्टर बने। फिर रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। और आपको याद है कि यूपीए 1 और 2 में जितने सारे जीओएम होते थे, करीब 40-50 उनके जो है वो मुखिया होते थे। तो आप कह सकते हैं भले ही मनमोहन सिंह सरकार में प्रधानमंत्री थे, लेकिन असली काम जो है वो पीछे से वो प्रणब दा ही करते थे। जो आपने जिक्र किया, एक खास लम्हा वो है 1982 से 1984 का, जब वो वित्त मंत्री थे और उन्हीं के दस्तखत से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और प्रणब मुखर्जी ने उनको रिपोर्ट किया था। तो ये अपने आप में एक विसंगति है जो प्रणब दा के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। अदिति फडणवीस वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गई। अदिति जी, आप किस तरह से याद रखेंगी वो जो 6 साल का लम्हा था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने तक 6-7 साल का जो लम्हा था, एक तरह से कहें कि उनको वनवास पर जाना पड़ा था प्रणब दा को? उस समय उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। फिर बाद में हमने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी का नाम क्या था, और सच पूछिए तो उनको याद ही नहीं आया कि उनकी पार्टी का क्या नाम। इस तरह से वो जुड़े हुए थे कांग्रेस से। जी, मुझे तो याद है और हो सकता है रजिस्टर भी किया हो, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था। और मेरे ख्याल से हम उनको करीब 35 साल तो हो ही गए हैं। 35 साल से जानते थे। वो जब उनका मन होता था तो वो बहुत ही मिलनसार थे, लेकिन उतनी ही जल्दी उनको गुस्सा भी आ जाता। बिल्कुल, उनके गुस्से की तो कई कहानियां हैं। जितने रिपोर्टर्स उनसे मिले हैं, चाहे संपादक मिले हों, सबके साथ उनका एक न एक किस्सा जरूर है। हालांकि बाद में तुरंत उनका गुस्सा ठंडा भी पड़ जाता था, उसके बाद वो माफी भी मांग लेते थे। कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपने पुराने संस्मरण बता रहे हैं कि किस तरह से उनको इंटरव्यू देते वक्त वो नाराज हो गए, किसी प्रश्न पर इंटरव्यू बीच पे रोक दिया, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग के फिर इंटरव्यू को पूरा भी किया। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आप भी बहुत लंबे समय से प्रणब दा को नजदीक से देखते रहे हैं। प्रणब दा एक ऐसे शख्सियत हैं जो 2 बार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। जो सबसे बड़ी कुर्सी थी वो उन्हें नहीं मिल पाई राजनीति में। हालांकि बाद में वो राष्ट्रपति जरूर बने, लेकिन 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार वो प्रधानमंत्री नहीं बने। इस बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। नहीं, पहली बार तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उस वक्त वो जो कैबिनेट थी उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो, और उसके नाते उनका दावा बनता था जिसका उन्होंने संकेत किया। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने राजीव गांधी को शपथ दिलाई और तभी उसी जो उनकी दावेदारी थी उससे ही राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच में मतभेद गहराए और जो मनभेद में बदल गए। बाद में प्रणब मुखर्जी को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद फिर जब नरसिम्हा राव ने उनका पुनर्वास किया, वो भी जैसा मनोरंजन ने बताया, वो डिप्टी चेयरपर्सन बनाए गए प्लानिंग कमीशन के। लेकिन प्रणब दा के पूरा व्यक्तित्व को अगर आप देखें तो भारतीय संसदीय राजनीति में अगर
कांग्रेस के भीतर, खास करके 60 के दशक के बाद की राजनीति की मैं बात करूं तो कांग्रेस के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई नेता था जो जिसकी एक संसदीय परंपरा की जानकारी, जिसकी एक सर्व स्वीकार्यता, जिसका एक कद, वो प्रणब दा में आपको दिखाई पड़ेगा। प्रणब मुखर्जी जो है इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के मनमोहन सिंह तक की जो उनकी कंटिन्यूटी थी, यानी राजनीतिक निरंतरता थी, वो बहुत अद्भुत थी। और हम सब लोग जब उनसे बात करते थे, जो लोग कांग्रेस कवर करते थे या कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी जाने का मौका मिला उनसे बात करने का, जब वो बजट पेश करते थे, बजट के बाद जब पार्लियामेंट में अपने कमरे में चैम्बर में आते थे तो हम लोग उनके पास बैठते थे, तो जाहिर है गुस्सा उनको आता था। खासकर गुस्सा उनको तब आता था जब कोई पत्रकार उनसे अटपटा प्रश्न कर देता था जिसकी वो अपेक्षा नहीं करते थे, या फिर जिसमें उनको लगता था कि इस पत्रकार को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है और ये प्रश्न मतलब प्रणब मुखर्जी से करने का क्या मतलब है, इस तरह तो वो एकदम से झड़क देते थे उसको, और उनको कई बार उनका चेहरा जो है उस पर उनको वो गुस्सा झलक जाता था। लेकिन मैं विनोद जी मैं आपके पास चाहूंगा, मनोरंजन के पास चलना चाहूंगा। मनोरंजन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, जिसमें फोटोग्राफ जो डाला है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें कि वो प्रणब मुखर्जी के पैर छू रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस बात को एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि जब वो दिल्ली पहली बार आए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो प्रणब दा ने एक तरह से उंगली पकड़ करके उनको चलना सिखाया, मार्गदर्शन दिया। इस बात का जिक्र बार बार वो करते हैं। यही बात समान तौर पर सोनिया गांधी के बारे में भी लागू होती है कि जब सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आई तो प्रणब मुखर्जी ने हमेशा उनको मार्गदर्शन दिया। तो वो चाहे सोनिया गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों को ही उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ये उनकी शख्सियत की एक बहुत ही खास बात है। जी हाँ, आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह से उनका कोई अल्टरनेटिव था नहीं। मतलब जितना भी काम काज, खाता बही करना हो, लिखना पढ़ना, सब कुछ जो है प्रणब दा करते थे। और अब चाहे सोनिया गांधी के समय हो, चाहे केसरी का भी छोटा सा कार्यकाल था तो जिस दिन आपको मैं बताऊं देवगौड़ा ने सपोर्ट विड्रॉ किया था, सीताराम केसरी के घर के बाहर में खड़ा था और अंदर झांक के देखा तो एक गाड़ी लगी हुई थी, वो दादा की एम्बेसडर थी। मैंने पूछा कौन है, केसरी जी कहाँ है, तो बोला प्रणब बाबू के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप समझो जो कोई भी अध्यक्ष रहा हो कांग्रेस का, उसके लिए प्रणब बाबू जो थे एकदम से अपरिहार्य थे, उनको आपको साथ लेकर के चलना ही होगा। और जहां तक आपने किस्से की बात की, गुस्से की बात की, एक किस्सा मैं सुना देता हूं। एक बार जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो हमने किसी को फोन पे सुना कि बड़ी जोर से डांट रहे हैं। तो जब उसके बाद फोन खत्म हुआ तो हम सबने पूछा दादा क्या हुआ था, तो बोला देखो फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करके पूछता है कि लोन चाहिए क्या आपको। तो मतलब कॉल सेंटर वाले, तो वो ऐसी घटना है। एक बार उनका जन्मदिन था और हम लोग को मालूम नहीं था, बंगाली जर्नलिस्टों ने बोला कि दादा जन्मदिन मुबारक हो। तो उसके बाद उन्होंने बालूशाही मंगवाया, बोले नहीं मैं बालूशाही खिलाऊंगा तुम सबको। फिर बालूशाही आई वहां से, तो उसके बाद हम सबको खिलाए। तो नरम गरम दोनों व्यक्तित्व था, लेकिन पहचानते थे। और मुझे बड़ा संतोष होता था कि जब राष्ट्रपति बने तो कोई एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसको किसी जर्नलिस्ट को नाम लेके जानता है, मनोरंजन किधर जा रहा टाइप से। तो वो बड़ा एक अच्छा था। मैं बाद में भी उनसे मिलने गया था जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले मनोरंजन ने किया कि किस तरह से वो वरिष्ठ थे, 2 बार प्रधानमंत्री बनते रहे, और कई जो जीओएम थे पिछले 10 साल यूपी की सरकार में उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी जैसी वरिष्ठ नेता भारत की प्रधानमंत्री थी तब भी उनकी अनुपस्थिति में वो एक तरह से मंत्रिमंडल का काम संभालते थे। तो वो इतने वरिष्ठ थे पार्टी के भीतर कि इंदिरा जी के जमाने में वो नंबर 2 की हैसियत उनकी थी। तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि यूपीए के वक्त में जब वो आए और तब उनका एक तरह से कठिन काम रहा होगा उनके लिए सामंजस्य बैठाना कि वो ऐसा व्यक्ति जो इतना वरिष्ठ रहा हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नीचे उन्होंने 10 साल तक काम किया। देखिए, पहली बात तो इंदिरा गांधी को अपने पूरी तरह से अपने नेता मानते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है, इंदिरा गांधी की चोटी का कोई था ही नहीं उनके लिए। और जब उन्होंने मेरे ख्याल से एक ही बार ऐसी गलती की कि लोकसभा का चुनाव लड़ा और जाहिर है कि वो हार गए, तो डर के मारे उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया नहीं और उनको सूचना भी नहीं दी। और अंत में जब सरकार बनने की तैयारी शुरू हुई तो संजय गांधी ने उनको फोन किया और कहा कि मम्मी ये कह रही हैं कि सिवाय आपकी पत्नी के, मतलब आपकी पत्नी भी ये जानती थी कि आप हारने वाले हैं, फिर आपको क्यों कर ये चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि बिना
प्रणब मुखर्जी के मेरा कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेरा कैबिनेट बन ही नहीं सकता है। और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो एक कहानी तो ये है। और दूसरी कहानी कि वो कभी मनमोहन सिंह को सर नहीं बोल पाते थे, बल्कि कई बार ऐसा भी होता था कि मनमोहन सिंह उनको सर बोलते थे, प्रधानमंत्री होने के नाते, होने के बावजूद जी। उनको सर बोलते थे। और फिर एक पूरे भरी सभा में, कैबिनेट मीटिंग में प्रणब मुखर्जी को कहना पड़ा कि मनमोहन, अगर तुम मुझे सर बोलते रहोगे तो मैं उठ के चला जाऊं। जी, तो ये रिश्ते क्या थे और पद की जो वरिष्ठता थी उसको किस तरह से वो ध्यान रखते थे, ये किससे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनके व्यक्तित्व को बताते हैं कि कितना विराट व्यक्तित्व प्रणब मुखर्जी का था।